Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक DRR, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, याद होगा आप लोगों को, हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार आप यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप लास्ट लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वो पिछले लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले, जो कि एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है और सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 100% आपसे पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज DRI। बेसिकली लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट क्लास के अंदर, अगर मैं बात करूं, लास्ट टॉपिक जो मैंने करवाया था उसके अंदर हमने DRR की बात की थी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हमने क्या बोला था, जितने डिबेंचर्स हमारे आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू का मिनिमम 10% आपको किस में डालना है, एक रिजर्व में डालना है जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, वो हम सारी बातें कर चुके हैं। अब आपने उसमें पैसा डाल दिया रिजर्व में, वो पैसा आइडल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, यूजलेस पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पे कर रहे हैं 5 साल बाद, 7 साल बाद। तो इट्स बेटर ना उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया जाए, है ना, यस और नो, बिल्कुल, ताकि आपको कुछ रिटर्न भी मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के अंदर। ऐसा नहीं आप अपने बिजनेस में ही कर रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस में करोगे, मान लीजिए मशीनरी में कर दिया और क्या हो, मशीनरी उस समय ना बिक पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या बोला गया कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करनी है, ताकि आप उनको बेचकर आपके पास पैसा आ जाए, ताकि आप इजिली क्या कर सको, डिबेंचर्स को रिडीम कर सके। तो दैट इज कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए जो पैसा आपने कलेक्ट किया है उसको इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए क्या अब क्या क्या बोला जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बातें यहां पर बोली गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एज पर रूल 18 सब रूल 7 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, क्या बोला गया, ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज दैट आर टू रिडीम डिबेंचर, जो रिडीम करने वाले हैं, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है। याद करो, डीआरआर के केस में लिस्टेड कंपनी को डीआरआर में पैसा डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जो हमारी क्या है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है, दैट आर टू रिडीम डिबेंचर, जो रिडीम करने वाले हैं, शेल ओन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल, उस साल की 30 अप्रैल या उससे पहले, ऑफ ईच ईयर, हर साल डिपॉजिट जमा करवाएंगे और इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी में आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, असम कितना, which shall not be less than 15% of the nominal value of debenture maturing during the year ending on 31 मार्च of the next year। मतलब कि जितना आप उस साल रिडीम कर रहे हो, मान लीजिए हमारे आउटस्टैंडिंग थे 50 लाख, आप इस साल रिडीम कर रहे हो, सुना गाइस, इस साल रिडीम कर रहे हो 10 लाख, 50 में से 10 लाख कर रहे हो, तो जो आप रिडीम कर रहे हो 10 लाख, उसकी फेस वैल्यू मान लीजिए 10 लाख की है, उसका मिनिमम 15%, मतलब 10 लाख का 15% कितना हो गया, 1,50,000 आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है 30 अप्रैल या उससे पहले, उस साल की 30 अप्रैल या उससे पहले आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। दैट इज कॉल्ड DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए क्या बोला गया, कह रहे किनको DRI, किनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, लिस्टेड को भी करना है, अनलिस्टेड को भी करना है। अब देखो, आपने पढ़ा था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने पढ़ाया था लिस्टेड कंपनी को DRR बनाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन उनको DRI बनाना पड़े। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI, इनको ना तो क्या बनाना है, DRR, ठीक है, ना इनको DR। ठीक है, इसके बाद बैंकिंग कंपनी, ना इनको क्या बनाना है, DRR, ना क्या बनाना है, DRI। ठीक है, इसके बाद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ना तो इनको DRR बनाना है ना इनको DRI। ठीक है, और इस केस में इनको DRI, देखो DRI बनाना है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, इसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनको DRI बनाना है, DRR नहीं बनाना है, और अदर लिस्टेड कंपनी को भी DRI मतलब इन्वेस्ट करना है। गाइस क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं 1 2 3, ये तीनों के केस में
ना तो डीआरआर बनेगा ना डीआर। ठीक है गाइस, और बाकी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए मैं यहां पर हमने लिखा हुआ है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा, आरबीआई। बैंकिंग कंपनीज, इनको भी डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन तीनों को ना तो क्या बनाना है डीआरआर, ना क्या बनाना है डीआरआई। ठीक है, इसका मतलब लिस्टेड कंपनी को डीआरआर तो नहीं बनाना है लेकिन डीआरआई बनाना है। ठीक है गाइस, और उसके बाद जो एनएफ, ये थी नेशनल, ये रही एनबीएफसी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनको डीआरआर नहीं बनाना है लेकिन डीआरआई बनाना है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डीआरआर नहीं बनाना है, डीआरआई बनाना है। और अदर लिस्टेड कंपनी डीआरआर नहीं बनाना है और डीआरआई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे क्या बोला गया, ये हमारा हुआ डीआरआई। ठीक है, आपको डीआरआई इस तरीके से बनाना है। और आपको क्या करना है, देखो एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने इन्वेस्ट किया, जब आप रिडीम करोगे उससे पहले, जब रिडम्पशन की बारी आएगी, और रिडम्पशन आप क्या करते हो, याद होगा मैंने फर्स्ट एंट्री ही बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, आप एंट्री करते हो डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। उनको रिडीम करने से पहले जो आपने इन्वेस्ट किया उसको आप सेल करोगे। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होगी, बैंक इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होगी, आपने डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट किया तो एंट्री होगी डीआरआई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया, एसेट है, अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, बैंक, पैसा जाएगा। ठीक है, ये तो कब होगा, 30 अप्रैल या उससे पहले जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप इनको सेल कर रहे हो, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कब, जब आप रिडम्पशन करोगे उससे पहले आपको सेल करना है, टू में क्या हो जाएगा डीआरआई, ये आपको एंट्री करनी है। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए हमारे पास ये डीआरआर और डीआरआई का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब पैसा कहां से आए, देखो पैसा कहां कहां से आ सकता है, ध्यान से सुनो। पहली बात कह रहा है कि आप फ्रेश इशू कर रहे हो, मतलब आपने मान लीजिए डिबेंचर वालों को 50 लाख रुपीस देना है, आपने 50 लाख के ही फ्रेश इशू कर दिए, आपने 50 लाख के शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, आपने कोई अदर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, कुछ भी इशू करके पैसा ले लिया, मतलब आपने किसी को पैसा देना, उसके लिए आपने किसी और से उधार ले लिए, उनको पे कर दिया, फिर आपने उनका पैसा देना है, फिर किसी और से उधार ले लिए, फिर दे दिया। तो उस केस में गाइस ध्यान रखना, जब भी फ्रेश इशू की बात आती है तो इस केस में आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फ्रेश इशू कर रहे हो, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। अभी पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं किस किस से आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं। पहला है फ्रेश इशू से या कैपिटल से, दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट में से रिडीम कर रहे हो। ठीक है, तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। तीन तरीके से, पहला फ्रेश इशू, दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, पहले अब हम बात कर रहे हैं, अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो किससे, आउट ऑफ कैपिटल या फ्रेश इशू, मतलब आप फ्रेश इशू कर रहे हो, फ्रेश इशू करके शेयर इशू कर दिया, उनसे पैसा आ गया और उनको डिबेंचर वालों को पे कर दिया। ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ भी पैसा डीआरआर में डालने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। देखिए व्हेन नो प्रॉफिट इज सेट असाइड, आप कोई प्रॉफिट साइड में नहीं रख रहे हो फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडीम डिबेंचर फ्रॉम द मनी ऑफ फ्रेश इशू। आप कैसे इनको रिडीम कर रहे हो, फ्रेश इशू से, मतलब फ्रेश इशू किया, नए शेयर इशू करके पैसा आया और इनको पे कर दिया। नो प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू डीआरआर, इस केस में डीआरआर में हम कुछ भी ट्रांसफर करते नहीं है। लेकिन गाइस अब इंपॉर्टेंट चीज है इसी से रिलेटेड, बहुत ध्यान से, बट इन द व्यू ऑफ सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अब ये कुछ बातें बोल रहा है कि आपको ये फॉलो करनी पड़ेंगी, और सेबी गाइडलाइन रिक्वायरिंग क्रिएशन ऑफ डीआरआर एज फॉलो, आपको डीआरआर बनाना ही बनाना पड़ेगा। पहली बात, लिस्टेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, आपको पता है लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो डीआरआई बनाते हैं। ठीक है, हेंस दे कैन रिडीम ऑल द डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल, वो सारे के सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के केस में आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अनलिस्टेड कंपनीज are required to create DRR at least 10% of the nominal value of the outstanding debenture out of the divisible profit. Divisible profit मैंने बताया था आपको, surplus that is balance in statement of profit and loss, dividend equalization reserve या journal reserve. Hence they can redeem 90% of their debenture out of capital. मतलब ये very important कि अनलिस्टेड कंपनी को मिनिमम 10% किसमें से, अपने प्रॉफिट में से डीआरआर में डालना ही डालना पड़ेगा मिनिमम, चाहे वो कैसे मर्जी कर रहे हो।
उनको मिनिमम 10% किसमें से, अपने प्रॉफिट में से, डिविजिबल प्रॉफिट में से डीआरआर में डालना ही डालना पड़ेगा। मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी है वो प्योरली आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी पैसा किसमें ना डाले, डीआरआर में ना डाले। उनको मिनिमम 10% जो उनके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है उसका मिनिमम 10% फेस वैल्यू का डीआरआर में डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब मिनिमम 10% उनको डीआरआर में डालना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम वो 90% तक आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। इसका मतलब वो प्योरली आउट ऑफ कैपिटल डिबेंचर को रिडीम नहीं कर सकते। इज इट फाइन गाइस? इसके बाद है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब बात आई आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में मान लीजिए आप 100 का 100% किससे कर रहे हो, प्रॉफिट में से, तो आपको 100 का 100% जो उसकी फेस वैल्यू है उसका आपको 100 का 100% डीआरआर में डालना पड़ेगा रिडम्पशन से पहले। इट मींस एन अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर आउटस्टैंडिंग 100%, दैट इज 100% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट टू डीआरआर। आपको डिविजिबल प्रॉफिट में से डीआरआर में डालना पड़ेगा जितने आपके डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उनकी फेस वैल्यू का 100%, अगर आप किससे कर रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है गाइस? इसके बाद है डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको पता है, मान लीजिए 30% आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो तो 30% आपको डीआरआर में डालना पड़ेगा। और जो आप कैपिटल से कर रहे हो उसके लिए आपको डीआरआर में डालने की जरूरत नहीं है। लाइक आप 40% किससे कर रहे हो, प्रॉफिट में से, ठीक है, और 60% आप कैपिटल में से, तो 40% आपको किस में डालना पड़ेगा, जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है उसका 40% आपको किस में डालना पड़ेगा, डीआरआर में। और 60% आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो इसके लिए आपको डीआरआर में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 टॉपिक आते हैं। पहला दैट इज अगर आप आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो आउट ऑफ कैपिटल में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आप प्योरली अनलिस्टेड कंपनी के केस में, केवल अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं क्योंकि उसी के लिए डीआरआर बनाना पड़ता है, वो प्योरली आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। उसको कम से कम 10% किसका, जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसकी फेस वैल्यू का उसको डीआरआर में डालना ही डालना पड़ेगा। दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट तो 100 का 100% जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसकी फेस वैल्यू को आपको डालना पड़ेगा डीआरआर में। और तीसरा आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल कॉम्बिनेशन, तो जितना आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो उतना आपको किस में डालना पड़ेगा, डीआरआर में। और आउट ऑफ कैपिटल के केस में आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, आज का लेक्चर हुआ जिसके अंदर हमने डीआरआई और डीआरआर की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस की। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।